बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण के बारे में जानेंगे। पदार्थों का पृथक्करण मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिल गए हैं किसी कारण से, तो उनको हम कैसे अलग अलग करते हैं, इसे जानेंगे। अब देखिए, जैसे हम घर में क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है, चाय की पत्तियां भी होती हैं, चीनी तो उसी में घुल जाती है, दूध उसी में मिल जाता है। तो चाय की पत्ती को हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, छलनी का इस्तेमाल करते हैं। छलनी में क्या जमा हो जाती है, चाय की पत्ती, और नीचे क्या चला जाता है, चाय चली जाती है। तो इस तरह से चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा हम अलग कर लेते हैं आसानी से। अब मान लीजिए आप एक टोकरी में आपको आम और अमरूद भर कर दे दिए हैं और आपसे इन दोनों को अलग अलग करने के लिए कहा, तो क्या करेंगे हम, ये आम को उठाकर एक बर्तन में और अमरूद को उठाकर दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो ये क्या है, सरल है, क्योंकि इसमें आम और अमरूद क्या है, बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे पदार्थ हैं तब हम उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे रेत के कण हैं, रेत के कण में नमक मिल गया है, तो उसको हम अलग करना जो है बहुत मुश्किल काम होगा। तो इस तरह से रेत और नमक के मिश्रण से भरा गिलास में जो मिश्रण से रेत के कणों को हम हाथ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए, घर में क्या होता है, कभी हमारे मनपसंद चीज़ बनती है, जैसे नमकीन दलिया या पोहा बनता है, उसमें अगर हरी मिर्च दिखती है हमको, हमारी मन नहीं है हरी मिर्च खाने की, तो हम हरी मिर्च हाथ से निकाल कर अलग कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, जो चित्र दे रखा है इसमें दिखा रखा, दूध या दही का मंथन करके यहाँ पर मक्खन निकाला जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दूध से मक्खन को अलग कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, दूध या दही को जब मथा जाता है तो उसमें से हम मक्खन आसानी से पृथक कर लेते हैं या उसे अलग कर लिया जाता है। मक्खन उपयोगी है। इसी तरह से जो बच रहा है वो क्या है, छाछ बन जाती है। तो इस तरह से दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, मक्खन का भी और छाछ का भी। तो इस तरह से दूध या दही को मथ कर हम मक्खन आसानी से निकाल सकते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा ऐसा करते हुए। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे अलग करने की प्रोसेस दे रखी है, पृथक्करण प्रक्रम, इसके उद्देश्य दे रखे, क्यों हम अलग कर रहे हैं, और ये जो अलग हुए पदार्थ हैं इसका क्या किया जाता है। जैसे चावल से पत्थरों को अलग करना पहला, तो इसमें क्या है, एक चावल तो उपयोगी है और पत्थर उपयोगी नहीं है। यहाँ पर उपयोगी नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे कण के रूप में है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो चावल है इसका उपयोग कर लेते हैं और बाकी जो ठोस अवयव है उसको फेंक देते हैं। इसी तरह से मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मथना जो है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अनुपयोगी जो अवयव है उसको दूर कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं हम अशुद्धियों को अलग कर देते हैं या फेंक देते हैं। इसी तरह से चाय की पत्तियों को पृथक करना, इसमें क्या होता है, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियाँ दूर कर ली जाती हैं और दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। दोनों अवयव का उपयोग करते हैं, चाय हम पी लेते हैं और जो छलनी में पत्ती है वो खाद बनाने के काम में आती है। अब यहाँ पे दे रखा हस्त चयन, हस्त माने हाथ, हम कैसे अपने हाथों का उपयोग करके जो कुछ पदार्थ हैं अनुपयोगी उनको अलग करते हैं। आपने घर में देखा होगा, हम गेहूँ चावल दालों को बीनते हैं, उसमें अगर पत्थर हैं, भूसा है या कोई भी दूसरे मिट्टी के कण हैं, उनको हम हाथों से अलग करते हैं। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती। चावल में से जब हम पत्थर अलग कर रहे हैं तो पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, इसे बोलते हैं हस्त चयन करना। हाथ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अनुपयोगी पदार्थों को बीन कर अलग कर देते हैं। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, आपने अक्सर खेतों में और खलिहानों में
गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। अब सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले क्या करते हैं, धूप में सुखाया जाता है उसको। अब आपको मालूम है जैसे गेहूं है या धान है, उसकी डंडियों में क्या होते हैं, असंख्य अन्न कण लगे होते हैं, असंख्य गेहूं के दाने हैं या असंख्य धान है उसमें। तो इसको कैसे अलग करते हैं, इसको हम बीन के अलग नहीं कर सकते, गेहूं को उसमें से एक एक दाना तोड़ के अलग नहीं कर सकते। अब पेड़ों से बड़े फलों को तो आसानी से तोड़ लिया जाता है, जैसे आम है, अमरूद है, कटहल है, ये अगर पेड़ों में हो रहे हैं तो इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन जो गेहूं या धान है, उनकी डंडियों से उनको अलग करना बहुत मुश्किल काम है या असंभव काम है। तो इसको कैसे अलग किया जाता है, तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को, अन्न कण या कोई भी अनाज है उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, या तो डंडियों को पीटकर गेहूं या धान को अलग कर लिया जाता है, और कभी कभी ये थ्रेशिंग का काम बैलों की मदद से भी होता है, और आजकल मशीनों की सहायता से भी थ्रेशिंग का काम होता है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, देखिए यहाँ पर ये महिला ऊंचे में खड़ी है और ये क्या कर रही है, हवा में या बाहर खुले में अन्न कणों में से भूसे को अलग कर रही है। ये क्या कर रही है, ऊपर से जो अन्न कण और भूसा मिला हुआ है इसको नीचे गिरा रही है। हवा से क्या होता है, जो भूसा है क्योंकि वो हल्का है, वो उड़कर दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा दूरी पर इकट्ठा होता है, और क्योंकि अनाज के दाने या अन्न कण भारी हैं, वो नीचे उसका ढेर लगता जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया निष्पावन की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में क्या होता है, हवा के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के जो अवयव हैं उसको अलग किया जाता है। अगर हवा नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पंखे चला देते हैं। तो पंखों से जो हवा चलती है उससे क्या होता है, ये भूसे के जो कण हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि भूसा हल्का है वो उड़कर थोड़ा दूरी पर इकट्ठा हो जाता है, और अन्न कण क्योंकि भारी हैं वो पास में ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से हल्के और भारी अवयव अगर एक साथ मिले हुए हैं तो उसको निष्पावन क्रिया के द्वारा आसानी से अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया में जो व्यक्ति निष्पावन की क्रिया कर रहा है वो ऊंचे में खड़ा होता है, और वो जो भी अन्न कण और भूसा मिला हुआ है उसको नीचे डालता है, जिससे क्या होगा, हवा के प्रभाव से भूसा अलग होते जाएगा। हम लोग घरों में आटा अक्सर छलनी के द्वारा छानते हैं। ये क्रिया चालन की क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, चोकर तो छलनी में जमा हो जाता है और जो बारीक आटा है वो नीचे बर्तन में आ जाता है। क्योंकि छलनी के छेद जो हैं ये छोटे होते हैं, इनसे बारीक पीसा आटा तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बाकी चोकर है या दूसरी अशुद्धियाँ हैं ये ऊपर रह जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा गेहूं की जो बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं, इसको बीनने के लिए क्या करते हैं, बड़ी छलनी पर डाला जाता है, चालनी इसको कहते हैं, तिरछा करा जाता है। चालन के द्वारा क्या होता है, जो गेहूं में पत्थर और डंडियां भूसा रह जाता है, निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद उसको चालन की क्रिया से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से चालन की क्रिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बारीक पदार्थों को अलग कर दे रहे हैं, और बाकी जो मोटा पदार्थ है वो छलनी में ही रह जाता है। तो ये क्रिया चालन की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में हम क्या करते हैं, जो भी अशुद्धियां हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और जो नीचे उपयोगी पदार्थ है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे आटे का इस्तेमाल हम आटा गूंथ कर रोटी बनाने में करते हैं। अब इसी तरह से देखिए, चालन के द्वारा कंकड़ और पत्थरों को आपने अक्सर रेत से अलग करते हुए देखा होगा। ये चित्र में दिखा रखा देखिए, ये बहुत बड़ी छलनी होती है जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं।
जब इसमें डाला जाता है ये भी जो भी मिश्रण है, कंकड़ पत्थर और रेत का मिश्रण, रेत तो नीचे छन के अलग हो जाती है और ऊपर क्या रह जाएगा छलनी में, पत्थर और बाकी कंकड़ रह जाते हैं। तो इस तरह से जब भवन निर्माण का कार्य होता है तो रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए इसी तरह की जो चलनी है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सब पदार्थों को हम छलनी द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा आटा है और उसमें आपने थोड़ा सा चौक को पीसकर मिला दिया है। अब उसको हम छलनी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चौक का पाउडर जो है उसके जो कण हैं वो भी आटा के बराबर बारीक हो सकते हैं, तो उसको हम छान के अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन या निस्तारण द्वारा पृथक करना या अलग करना। देखिए, घरों में जब हम कभी चावल या दाल को धोते हैं तो क्या करते हैं, चावल और दाल में हम पहले पानी डालते हैं, फिर उनको हल्के से मसलते हैं। उसमें चिपकी हुई जो अशुद्धियां हैं, जैसे धूल के कण हैं, उसमें से अलग हो जाते हैं और ये अशुद्धियां जब पानी में चली जाती हैं और बर्तन की तली में क्या होता है, जो भारी पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे चावल है या दाल है वो भारी है, वो नीचे बैठ गई और धूल किस में मिल गई, पानी में। तो जो भारी पदार्थ है नीचे बैठ जाता है, इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब जो ये अवसादित मिश्रण है, अब क्या करेंगे, इसको बर्तन को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो जो मिट्टी वाला पानी या धूल वाला पानी है वो चावल से अलग हो जाएगा। तो इस क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम चावल को धोते हैं तो चावल नीचे बैठ जाता है, गंदगी पानी में आ जाती है, उसको हम निस्तारण के द्वारा अलग कर लेते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक गिलास है, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा तेल डाल दिया। हम मान लीजिए इसको चम्मच से मिला देते हैं, तेल और पानी थोड़ी देर को तो हमें लगेगा मिल गया, लेकिन अगर थोड़ी देर हम उसे स्थिर रख देते हैं तो क्या होता है, अगर तेल हल्का है तो वो ऊपर तैरेगा और पानी नीचे रहेगा। तो यानी जो चीज़ भारी है वो नीचे बैठ गई, उसका अवसादन हो गया और ऊपर हल्का द्रव रहेगा। इसको तिरछा करेंगे तो जो ऊपर हल्का द्रव है वो अलग होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, अभी आपको बताया चाय से पत्ती अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम छलनी के द्वारा उसको छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब छानने के बाद भी चाय में क्या होता है, जो पत्ती है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े चाय में ही रह जाते हैं। उसको अलग कैसे कर सकते हैं, निस्यंदन के द्वारा या फिल्टर के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार चाय से चाय की पत्तियां अलग करने के लिए निस्यंदन के द्वारा हम उसमें से चाय की बहुत बारीक पत्ती को भी अलग कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी कांच के गिलास में तालाब का पानी लिया। आपने देखा होगा तालाब का पानी अक्सर थोड़ा सा गंदा होता है। अब थोड़ी देर हम गिलास को स्थिर रख देंगे तो क्या होगा, उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और उसको हम तिरछा करके पानी को अलग निकाल लेंगे। ये क्रिया निस्तारण की क्रिया कहलाती है। अब देखिए, छानने के लिए जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ये क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं, या कह सकते हैं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जाता है। अब जो पानी अभी आपको कहा, जो तालाब का पानी हमने लिया था गिलास में, अगर हम फिल्टर से छानेंगे, अब हम देखते हैं गिलास में छनकर बिल्कुल साफ पानी आ जाता है और जो मिट्टी के बहुत छोटे भी कण हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो फिल्टर से छनकर अलग हो जाते हैं। अब देखिए, फिल्टर को छानने के लिए कैसे हम तैयार करते हैं। पहले फिल्टर होता है पेपर, इसको हम आधा फोल्ड कर देते हैं और उसको फिर एक बार और मोड़ लेते हैं और इस तरह से जो फिल्टर पेपर बनता है उसका उपयोग हम
इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने पेपर को मोड़ा, इसको कोन की तरह बनाकर हम ये कीप में फिट कर देते हैं और जो भी चीज़ छाननी है उसको इस कीप में डालेंगे, फिल्टर पेपर से छनकर नीचे आ जाएगा। तो साफ पानी या कोई भी द्रव है वो नीचे आ जाएगा और गंदगी फिल्टर पेपर में रह जाएगी, क्योंकि उसके छेद इतने छोटे हैं कि उससे द्रव तो निकल गया, लेकिन जो गंदगी है वो ऊपर ही रह गई। देखिए, निस्यंदन का उपयोग आपने घरों में देखा होगा, अक्सर पनीर बनाने के लिए किया जाता है। पनीर बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, उसमें नींबू का रस या कोई भी खट्टी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इससे पनीर के ठोस कण और द्रव क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। उसको कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। ये क्रिया निस्यंदन की क्रिया है। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपको एक मिश्रण दिया है, उसमें पानी और नमक है। अब आपको दोनों अलग अलग करना है, पानी और नमक। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बर्तन दे रखा है, इसमें नमकीन पानी है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, वाष्पन हो जाएगा पानी का, वाष्प बन के उड़ जाता है और नीचे क्या बचा रह जाएगा, नमक। तो इस तरह से जल और नमक के मिश्रण से हम वाष्पन की क्रिया के द्वारा नमक को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्रिया वाष्पन की क्रिया कहलाती है, क्योंकि इस क्रिया में जल वाष्प बनकर अलग हो जाता है। अब इसी तरह से आपने देखा होगा, देखिए जो हमें नमक मिलता है वो कहाँ से आता है, समुद्र से। आपने सुना होगा समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण मिले हुए होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड है, जिसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे प्राप्त किया जाता है, समुद्र के पानी को बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है। ये गड्ढे थोड़ा उथले होते हैं। अब उसको कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से पानी क्या होगा, गर्म होगा, पानी की वाष्प बनेगी, धीरे धीरे पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। जब पूरा पानी उसमें से वाष्प बनकर उड़ जाएगा, नीचे क्या बचा रहेगा, लवण या नमक। इसके बाद इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, समुद्र से जो नमक हमको मिलता है वो पानी के वाष्पन की क्रिया के द्वारा मिलता है। पानी का वाष्पन जब कर दिया जाता है, नीचे जो लवण बचता है उस लवण का शोधन किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से लवण हैं, केवल साधारण नमक नहीं है, और भी लवण होते हैं। इसलिए उस मिश्रण का पहले शोधन किया जाता है और उससे साधारण नमक प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आपको रेत और नमक का मिश्रण दिया है और दोनों को अलग अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए उसको ना हम हस्त चयन के द्वारा अलग कर सकते हैं, ना छान कर अलग कर सकते हैं, ना वाष्पन की क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें रेत और नमक का मिश्रण दिया है उसको एक बीकर में रखकर उसमें पानी डाल देंगे। पानी में क्या होगा, नमक तो घुल जाएगा, नमक घुल गया और रेत नीचे बैठ जाएगी। उसको हम निस्तारण या स्यंदन के द्वारा अलग कर देंगे। अब इसमें क्या हो गया, रेत अलग हो गई। रेत और नमक के मिश्रण से रेत तो हमको मिल गई है। अब नमक पानी में घुला है। अब क्या करेंगे, इस नमकीन पानी को एक केतली में भरेंगे। अब केतली में क्या करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे उबलेगा, वाष्प बनेगी, वाष्प केतली की टोंटी से बाहर निकलेगी और जैसे ही इसकी भाप बाहर निकलती है, इसको क्या करेंगे, एक ढक्कन या कोई भी ठंडी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, भाप उससे टकराकर ठंडी होगी और पानी हमको अलग से प्राप्त होगा और केतली में क्या बचा रह जाएगा, नमक बचा रह जाएगा। तो इस तरह से रेत और नमक के मिश्रण से हम रेत को भी अलग कर लिया और नमक को भी हमने अलग कर लिया है, क्योंकि उसमें से पानी अलग हो जाता है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, रेत और नमक को पानी में मिलाएंगे, फिर निस्यंदन और निस्तारण के द्वारा रेत को अलग कर लेंगे और पानी का जो है वाष्पन कर लेंगे और नमक हमें बचा मिल जाएगा। देखिए, एक एक्टिविटी को आप घर में कर सकते हैं। एक कांच का गिलास लेंगे
और इसमें हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे और थोड़ा सा हम नमक ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, और एक चम्मच है, चम्मच की सहायता से पहले हम क्या करेंगे, 1 चम्मच नमक हम पानी में डाल देंगे और उसे हिला लेंगे। हम देखते हैं कि नमक पानी में घुल गया। फिर जब 1 चम्मच नमक घुल जाता है, फिर हम दूसरी चम्मच नमक डालेंगे, हम देखते हैं वो भी घुल गया। एक एक करके हम उसमें नमक मिला, एक एक चम्मच करके उसमें नमक मिलाते रहेंगे और उसको हिला के देखते रहेंगे। कुछ समय तक तो नमक घुलते रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब नमक जो है पूरा नहीं घुल पाता, कुछ नमक बिना घुले रह जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ अविलेयी नमक उसी में बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पानी में और अधिक नमक नहीं घुल सकता। यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जब किसी निश्चित ताप पर किसी भी द्रव में और अधिक विलेय की मात्रा घुलनी बंद हो जाती है तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस संतृप्त विलयन को अगर हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर हम थोड़ा सा ये नमक डालेंगे, अब हम देखते हैं नमक फिर से घुल जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, एक निश्चित ताप पर किसी द्रव में विलेय पदार्थ की मात्रा घुलनी बंद हो जाती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, देखिए यहाँ पे पदार्थ का नाम दिया है और जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा दे रखी है। इसको हम प्रयोग घर में कर सकते हैं कि संतृप्त विलयन में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चम्मच से नमक डालते रहिए या चीनी डालते रहिए और देखिए कितने चम्मच डालने के बाद, कितनी मात्रा डालने के बाद वो संतृप्त विलयन में बदलता है। देखिए पूरे चैप्टर को संक्षेप में देखिए। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन अथवा निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा अलग करने में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि के द्वारा जल को अलग कर लिया जाता है। द्रव और उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से अलग किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को अलग करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, हम उनको अलग अलग विधियों के द्वारा किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं या उसको कैसे पृथक कर सकते हैं।